14 अगस्त 1947 की शाम को जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के अपने 17 यॉर्क रोड स्थित घर में उस भाषण को तैयार करने में लगे थे जो उन्हें कुछ ही घंटे बाद देश के लोगों को देना था। अचानक उनके फोन की घंटी बजती है। ये एक ट्रंक कॉल था लाहौर से। दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की आवाज सुनने के बाद भी काफी देर तक नेहरू फोन पकड़े रहे। नेहरू के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने फोन का रिसीवर रखने के बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। हाथ हटाए तो आंखों में भरे थे आंसू। बेटी इंदिरा ने पूछा तो बोले, लाहौर में नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी है। छोटे छोटे बच्चे तक प्यास से तड़प रहे हैं। औरतें बच्चे जो भी पानी के लिए बाहर निकल रहे हैं उन्हें मार दिया जा रहा है। कत्लेआम मचा है। नेहरू ने रुंधाए गले से कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा जब मुझे मालूम है कि मेरे दिल का टुकड़ा लाहौर, मेरा लाहौर जल रहा है। मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आज़ादी पर खुश हूं। इसके बाद इंदिरा ने अपने पिता को काफ़ी देर दिलासा देने की कोशिश की। कुछ देर बाद नेहरू ने खुद को संभाला और ठीक 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में वो भाषण देना शुरू कर दिया जिसे दुनिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानती है। उन्होंने कहा, कई साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था, अब वो समय आ गया है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आज़ादी की सांस ले रहा है। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू के मन में लाहौर या कहें तो पाकिस्तान भी था। वो बोले, इस मौके पर हमें अपने वो भाई और बहन भी याद हैं जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए और वो उस आज़ादी की खुशियाँ नहीं मना सकते जो आज हमारे पास आई है। वो लोग भी हमारे हैं और हमेशा हमारे ही बने रहेंगे, चाहे जो कुछ हो। जैसे ही रात के 12 बजे शंख बजने लगे, नेहरू सहित संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से पूरी संसद एकाएक गूंज उठी। अगले पूरे दिन देश में आज़ादी का जश्न होना था। कैसा था यह जश्न? 25,000 का इंतजाम और लाखों की भीड़। कैसे ये सब मैनेज हुआ? आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई और आज़ादी के इस जश्न से गांधी क्यों गायब थे, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। शुरुआत से पहले एक जानकारी, आज के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं आपके लिए एक खास किताब। 1947 के बाद का भारत नाम की इस ऑडियो बुक में आपको मिलेगी 1947 के बाद साल दर साल हुई सारी बड़ी घटनाओं की जानकारी। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड डालना होगा, LT50। अब वापस लौटते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन पर। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस दिन का आंखों देखा हाल बयान किया है। इंडिया गेट पर आज़ादी का जो कार्यक्रम होना था उसकी रणनीति लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकारों ने बनाई थी। अंग्रेज हुकूमत के दौरान हुए कार्यक्रमों के अनुभव से उन्हें अनुमान था कि 15 अगस्त के जश्न के लिए इंडिया गेट पर ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 लोग जुटेंगे। लेकिन इस अनुमान में कुछ हज़ार की नहीं बल्कि 5 लाख से ज़्यादा की गलती थी। इससे पहले भारत की राजधानी में इतनी ज़्यादा भीड़ कभी नहीं देखी गई थी। चारों ओर फैले अपार जनसमूह ने झंडे के पास बने छोटे से मंच को इस तरह अपने आप में समेट लिया था जैसे एक नाव बीच समुद्र में हिचकोले खा रही हो। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, VIP लोगों के बैठने की व्यवस्था और रास्तों पर बांधी गई रस्सियां, सब कुछ लोगों के सैलाब में बह गई। लोग सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं, छतरपुर का एक किसान रंजीत लाल जो सुबह से भी पहले अपने गांव से चल पड़ा था, इस भीड़ में आकर खो गया। वो अब तक समझता था कि भारत में इतनी भीड़ केवल गंगा स्नान के मेले के लिए होती है। भीड़ के बीच जो इस कदर पिसा जा रहा था कि अपने गांव से साथ लाई रोटी भी नहीं खा पाया। वो अपना हाथ उठाकर अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता था, इतनी भीड़ थी। शाम के करीब 4 बजे थे। माउंटबेटन की बेटी पामेला अपने पिता के स्टाफ के साथ इंडिया गेट पहुंची। सामने जो नज़ारा था वो पहले कभी नहीं देखा गया था। मंच के आसपास तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मंच से करीब 100 गज पहले से लोग जमीन पर बैठे हुए थे। पामेला को लग रहा था मानो कोई ठोस दीवार हो जिसे भेद पाना पामेला के बस की बात नहीं थी। तभी मंच पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की नज़र पामेला पर पड़ती है। नेहरू ने जोर से पामेला को पुकारा और कहा, लोगों के ऊपर से फानती हुई चली आओ। पामेला ने जवाब दिया कि कैसे आऊं, मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल्स पहनी हुई है, हील्स लोगों को चुभ जाएगी। नेहरू फिर कहते हैं कि सैंडल उतार लो और वैसे चले आओ।
लैरी कॉलिंस के मुताबिक पैमेला ऐसे ऐतिहासिक मौकों पर ऐसी अभद्रता करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी, तो उसने हाफते हुए फिर से आने से मना किया। लेकिन नेहरू ने फिर से कहा, नादान बच्चों जैसी बातें मत करो, सैंडल उतारो और लोगों के ऊपर पैर रखकर चली आओ, कोई कुछ नहीं कहने वाला। इसके बाद भारत के अंतिम वायसरॉय की बेटी ने एक ठंडी सांस ली, अपनी सैंडल्स को उतार कर हाथ में पकड़ा और मंच तक बैठे लोगों के ऊपर पांव रखती हुई आगे बढ़ी। लोग खुश होकर हंसते हुए पैमेला को आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। तब उसके पांव लड़खड़ाने लगते तो लोग उसे संभाल लेते। लोग हाथों में सैंडल देख पैमेला की लाचारी का आनंद भी उठा रहे थे। पैमेला ने उस दिन के बारे में अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में भी लिखा है। पैमेला माउंटबैटन जब मंच पर पहुंची तो जो दृश्य उसने देखा वो ताउम्र नहीं भूल पाई। मंच के चारों ओर उमड़े इंसानों के उस समुद्र में कई ऐसी महिलाएं भी थीं जो आज़ादी के उल्लास में अपने दूध पीते बच्चों को रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वे नीचे आ जाते तो फिर उन्हें वापस ऊपर उछाल देती। इस तरह एक बार में हवा में सैकड़ों बच्चे उछाल दिए जा रहे थे। इसी बीच काफ़ी दूर उन अंगरक्षकों की चमकीली पगड़ियां भी दिखाई दे रही थीं जो लॉर्ड माउंटबैटन की सवारी के चारों तरफ चलते थे। भीड़ ने माउंटबैटन और उनकी पत्नी एडविना को आते देखा तो एक लहर की तरह आगे को उमड़ गई। आज तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी, नफरत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। जिन अंग्रेजों की हाय हाय में सालों बीत गए थे, आज उन्हीं में से एक को भीड़ आंखों तक पर चढ़ाने को तैयार थी। आलम यह था कि माउंटबैटन के अंगरक्षक बग्घी का दरवाजा तक नहीं खोल पा रहे थे। बग्घी पर बैठे हुए माउंटबैटन समझ चुके थे कि मंच तक जाकर झंडा फहराना उनके बस की बात नहीं होगी क्योंकि क्राउड बहुत है। माउंटबैटन ने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से तब कहा कि बस झंडा फहरा दिया जाए, बैंड के बजने का इंतजार न किया जाए, बैंड वाले भीड़ में कहीं खो गए हैं और सलामी देने वाले सिपाही अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। मंच पर मौजूद नेहरू ने माउंटबैटन की आवाज़ सुनी और उन्हें इशारा करते ही हरे, सफ़ेद और केसरिया रंग का तिरंगा पोस्ट के ऊपर जाने लगा। तोपों से गोले छूटने लगे। लाखों लोगों से घिरा माउंटबैटन ने अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े तिरंगे को सल्यूट किया। बताते हैं कि जैसे ही तिरंगा लहराया, पश्चिम दिशा की ओर आसमान में एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई दिया, ऐसा बताया जाता है। माउंटबैटन ने अपनी उंगली उठाई और आसमान की ओर तब इशारा भी किया था। डोमिनिक लापियर अपनी किताब में आगे लिखते हैं, भारतीय जो मानते आए थे कि इंसान के भाग्य का फैसला ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से होता है, उनके लिए इंद्रधनुष का निकलना एक दैवीय संकेत जैसा था। सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि इंद्रधनुष के हरे, पीले और नीले रंग भी इंद्रधनुष के बीचों बीच आसमान में लहराते तिरंगे के रंगों जैसे ही लगते थे। चमकते इंद्रधनुष को देखकर भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर तब कहा था, जब ईश्वर खुद हमें बधाई दे रहा है तो अब हमारे सामने कौन ही टिक सकता है। इस नॉट सो इन्फिनाइट ब्रह्मांड के इस छोटे से हिस्से में जब इतिहास एक बड़ी करवट ले रहा था, जश्न के बीच एक शख्स था जो गायब था, महात्मा गांधी। अपने नामकर्ता गुरुदेव टैगोर की धरती पर एक जले हुए मकान की पहली मंजिल पर थे, सो रहे थे। 5 दिन पहले ही गांधी कलकत्ता पहुंचे थे। पहुंचते ही उनके खिलाफ नारे लगे कि गांधी वापस जाओ। गांधी ने अपनी लाठी ली और सड़कों पर तब निकल गए थे। लोगों से मिले, नेताओं से मिले और उन्होंने चेतावनी दी, आज से आपको कांटों का ताज पहनना है, सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कोशिश करनी है, विनम्र रहें, धैर्यवान रहें। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश राज ने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, आगे भी ये परीक्षा बार बार होती रहेगी। सत्ता से सावधान रहें, सत्ता भ्रष्ट बनाएगी, इसी चमक दमक में खुद को फंसने न दें। आपको याद रखना है कि आपको भारत के गांव में रह रहे गरीब की सेवा के लिए ये सत्ता मिली है, ईश्वर आपकी सहायता करे। इतना कहने के बाद गांधी ने बेलिया घाट रोड पर प्रार्थना सभा को भी संबोधित किया था। बताते हैं कि उस दिन तकरीबन 30,000 लोग शंख बजाते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। कलकत्ता के लोगों को बधाई देते हुए तब उन्होंने कहा था, शांति रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों की शानदार मिसाल से शायद पंजाब को भी कुछ प्रेरणा मिले और पाकिस्तानियों को भी, उन्हें भी खुदा समृद्धि प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। उस दिन गांधी जी के साथ वो व्यक्ति भी प्रार्थना सभा में मौजूद था जिसे उनका बहुत बड़ा आलोचक माना जाता था, जिसे कलकत्ता में हुई हिंसा का जनक भी कहा गया था, जिसने कुछ समय पहले ही जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे पर कलकत्ता शहर में आतंक मचा कर रख दिया था। और इस शख्स का नाम था हुसैन सोहरावर्दी। सोहरावर्दी कलकत्ता के मुसलमानों के माने हुए नेता होते थे। कत्लेआम मचाने के बाद भी बापू के कलकत्ता में शांति बहाली के लिए बुलाने पर वो आए। 15 अगस्त को वो महात्मा गांधी के साथ प्रार्थना सभा में भी मौजूद रहे। गांधी के बाद सोहरावर्दी ने सभा को संबोधित किया, कहा, पिछले साल कलकत्ता में हुई मौतों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब हमारा देश भारत है,
आप लोग जय हिंद का नारा लगाने में मेरा साथ देकर इस मेल जोल को हमेशा के लिए अमर कर दीजिए। बताते हैं कि सभा खत्म हुई तो गांधी एक गाड़ी पर बैठकर कलकत्ता का चक्कर लगाने भी निकले थे। इस बार उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके हाथ में पत्थर या हथियार या कोई गुस्से में उनके पास भी आया हो। इस बार कलकत्ता के हर नुक्कड़ पर उन पर फूलों और गुलाब जल की वर्षा हो रही थी। कुछ दिन पहले तक श्मशान बना हुआ कलकत्ता 15 अगस्त को एकदम शांत था। ये शांति गांधी की बदौलत थी और अगले दिन मुस्लिम लीग के अखबार में भी छपा, गांधी मरने को तैयार थे ताकि हम शांति से जी सकें। ये खबर जब लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंची तो उन्होंने गांधी को एक खत भी लिखा। वो खत में लिखते हैं, पंजाब में 55,000 सैनिक तैनात हैं और फिर भी हम दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे। बंगाल में फोर्स के नाम पर केवल एक आदमी है और इसके बावजूद वहां दंगा नहीं हो रहा। एक सर्विंग ऑफिसर के नाते अगर मुझे इजाजत हो तो मैं इस वन मैन बाउंड्री फोर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चलते चलते एक छोटा उपसंहार भी आपके लिए पेश है। 15 अगस्त 1947, आज से 75 साल पहले इस तारीख का जिक्र आज भी हमारे मन को गीला कर देता है। ये बात उनके लिए भी उतनी ही सच है जिन्होंने वो दिन देखा नहीं, बस जिक्र सुना है, हमारी तरह के लोग। लेकिन आज़ादी ये शब्द काफ़ी है। सिर्फ इतना कह देने से हमें इंसानी आकांक्षा का वो चरम मिल जाता है जिसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी बंधन का कष्ट हम सभी को मालूम है। बंधन आज भी हैं, गरीबी के, जातिवाद के, सांप्रदायिकता के, लेकिन एक तारीख है जो उम्मीद की निशानी है, 15 अगस्त 1947। भारत जिस दिन आज़ाद हुआ, इस तारीख की आप सबको, हमको, पूरे देश को ढेर सारी बधाई। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। जय हिंद।